हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 30 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस एक तरीके का टॉपिक है जिसके हम कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस समझने के लिए सेल्फ इंडक्टेंस समझना बड़ा जरूरी होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 21 में हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस को समझाया था और उसके बाद लगातार 6 से 7 लेक्चर लाए थे सेल्फ इंडक्टेंस पर। तो उसी के ऊपर ये बेस है थोड़ा सा म्यूचुअल इंडक्टेंस। हालांकि ये लेक्चर नंबर 30 है, 30वां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो जो बच्चे सेल्फ इंडक्टेंस पढ़े होंगे उन्हें यहाँ पर कम दिक्कत होगी, और नहीं भी पढ़े होंगे सेल्फ इंडक्टेंस तो यहाँ पर ऐसा समझाएंगे कि डायरेक्ट समझ में आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट्स। ठीक, थोड़ा रिवाइज कराते हैं। तो बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस जो था वहां पर हमने क्या पढ़ा था? सेल्फ इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत जरूरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्या हमने पढ़ा था वहां पे कि वायर से अगर कई सारी कॉइल्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, अगर हमने माना कि वायर से कई सारी कॉइल्स कनेक्टेड हैं और फिर वायर से कॉइल में हमने एक करंट भगाया, ये वायर है, वायर के थ्रू कॉइल्स में हमने कुछ करंट आई भगाया। ठीक है, हमने कहा ये करंट कांस्टेंट मत मानो। कहने का मतलब, आमतौर पे हम क्या करते हैं, कोई करंट है 5 एम्पियर ले लिया, कहीं पर करंट हमने 6 एम्पियर ले लिया, 7 एम्पियर ले लिया। यहां हमने कहा करंट को हम कांस्टेंट नहीं लेंगे, हमने कहा एक ऐसा करंट लो जो चेंज हो टाइम के साथ। ठीक है, मतलब di/dt कि टाइम के साथ करंट चेंज हो। मान लो 4 एम्पियर करंट चेंज हो पर 1 सेकंड में, हर एक सेकंड में 4 एम्पियर चेंज हो, तो इसका मतलब क्या है, करंट चेंज हो रहा है। तो सेल्फ इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट में अगर ध्यान से पढ़े होगे तो वहां हमने डिस्कस किया था कि चेंजिंग करंट की बातें होंगी। तो हमने मान लिया जो हमारा करंट है जो कॉइल में फ्लो हो रहा है वो लगातार चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो यहां पर हमारे दो केसेस बने थे। पहला केस क्या बना था बेटा? पहला केस हमारा बना था कि अगर ये करंट लगातार चेंज होगी, जब ये कॉइल्स में भागेगी, और मान लो ये करंट लगातार चेंज हो रही है, और चेंज भैया दो तरीके से होता है, या तो करंट में इंक्रीज हो, भाई करंट बढ़ जाए, या करंट डिक्रीज हो, करंट घट जाए। चेंज में दो ही तरीके से हो सकता है ना भैया। तो हमने यहाँ का हमारा जो करंट है ये इंक्रीज हो रहा है, हम मान लेते हैं, इंक्रीज भी एक तरीके का चेंज है। तो हमने कहा ये करंट हमारी लगातार इंक्रीज हो रही है। तो भैया सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर करंट लगातार इंक्रीज करी, ध्यान से, अगर करंट इंक्रीज करेगी यानी चेंज हो रहा है, चेंज में भी क्या हो रहा है, करंट हमारी इंक्रीज कर रही है। अब ध्यान से सुनना, अगर करंट लगातार इंक्रीज करेगी तो इस चेंजिंग करंट की वजह से या फिर इस इंक्रीजिंग करंट की वजह से एक और नई करंट बन जाएगी इसी वायर में, जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट, और इस फिनोमेनन को हम बोलेंगे पूरा सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहां पर एक और नई करंट बनेगी I डैश। अब बात है इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो याद करोगे तो लेक्चर नंबर 21 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी प्राइमरी करंट है, यानी जो पहली करंट वायर से फ्लो कर, ठीक है, उसको अपोज करेगा ये इंड्यूस करंट। अपोज करने का मतलब क्या है कि अगर हमारी प्राइमरी करंट, यानी जो सबसे पहले करंट हमने वायर में भगाई, इसको हम प्राइमरी करंट भी बोलते हैं, तो अगर हमारी प्राइमरी करंट इंक्रीज करेगी तो जो हमारा इंड्यूस करंट है वो इसे घटाएगा। मतलब समझ रहे हो, प्राइमरी करंट को अपोज करने का काम करता है ये इंड्यूस करंट, मतलब अपोज करेगा। ठीक है, अब यहां पर ये जो हमारी प्राइमरी करंट है, चेंजिंग करंट बोल लो, बढ़ रही है, तो इंड्यूस करंट का काम है इसे घटाना। मतलब जिसने इसको बनाया उसी को घटाएगा ये, यानी इसके अपोजिट में भागेगा I डैश। जो ये I डैश करंट बना है इसके अपोजिट में भागेगा। सेल्फ इंडक्टेंस का ये कॉन्सेप्ट था। एक और हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मान लेते हैं हमारे पास फिर से जुम्बा 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 जुम्बा, फिर से हमने जो है करंट को भगाया, प्राइमरी करंट है, यहां पर भी हमने माना कि हमारी जो करंट है वो लगातार चेंज हो रही है, लेकिन चेंजिंग में भी हमने माना कि ये जो हमारी करंट है ये लगातार बेटा डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? ये करंट लगातार डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब अगर ये करंट डिक्रीज हो रही है तो एक तरीके से ये करंट चेंज हो रही है, और अगर ये करंट चेंज हो रही है तो इसकी वजह से एक और नया करंट बनेगा, और जो नया करंट बनेगा उसे हम सेल्फ इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे, और उसका काम होगा इस डिक्रीजिंग करंट को अपोज करने का। कैसे अपोज करेगा? यहां पर करंट घट रही है तो जो नई करंट बनी है इंड्यूस करंट, उसका काम क्या है? इसको बढ़ाने का।
भाई जो ये करंट करना चाहेगा, प्राइमरी करंट जो करना चाहेगा उसका अपोजिट काम करेगा ये इंड्यूस करंट। अब ये प्राइमरी करंट बोल लो, डिक्रीजिंग करंट बोल लो, अगर ये घट रही है, अगर प्राइमरी करंट हमारी घट रही है तो इंड्यूस करंट का काम है इसे बढ़ाने का। तो कैसे बढ़ाएगा? जिस डायरेक्शन में ये प्राइमरी करंट घट रही है, अब इसको बढ़ाना है, इस इंड्यूस करंट का काम है इसे बढ़ाना, तो कैसे बढ़ाएगा? जिस डायरेक्शन में ये डिक्रीजिंग करंट या फिर ये प्राइमरी करंट घट रही है, अगर उसी डायरेक्शन में इंड्यूस करंट भी भागे तो इंड्यूस करंट सपोर्ट करेगी इसको बढ़ने में, यानी जस्ट अपोजिट कर रहा। ये प्राइमरी करंट घटना चाह रही, इंड्यूस करंट इसे बढ़ाएगा, मतलब समझ रहा ना, अपोज करने का काम। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। जो प्राइमरी करंट करना चाहेगा उसका अपोजिट काम करेगा ये इंड्यूस करंट। वहां पर देखो हमारा प्राइमरी करंट बढ़ रहा था तो इंड्यूस करंट ने उसे घटाया अपोजिट में मूव करके। यहां पर हमारा प्राइमरी करंट घट रहा है तो इंड्यूस करंट इसे बढ़ा रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करके। तो ये तो थे भाई सेल्फ इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या पता है, इससे थोड़ा अलग है। यहां पर क्या हो रहा है पता है, अगर ध्यान से देखो तो सेल्फ इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है कि जिस वायर में, ठीक है, जिस वायर में हमारा प्राइमरी करंट बढ़ रहा है या जिस वायर में हमारा प्राइमरी करंट घट रहा है, उसी वायर में एक नया करंट भी बन रहा है। लेकिन जब म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है तो क्या होता है पता है, एक कॉइल में करंट चेंज करोगे दूसरी कॉइल में करंट बढ़ता घटता है। यहां पर क्या हो रहा है, जिस कॉइल में करंट चेंज कर रहे हो उसी कॉइल में इंड्यूस करंट बन रही है। वहां एक कॉइल अलग से रखी है, एक कॉइल फिर अलग से रखी है, तो वहां इस कॉइल में करंट चेंज करोगे, उस कॉइल में जो है इस कॉइल में करंट चेंज करोगे उसमें नई करंट बनेगी। ऐसा हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट में। तो यही फर्क होता है इन दोनों में, समझ रहे हो। तो ये तो सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ा भी, इसे नोट कर लो। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। इसे हम लोगों ने इसलिए बताया ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। हटा दिया जाए भाई, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो। चलो तो भाई अब हम देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट जो थोड़ा सा अलग होता है सेल्फ इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट से। अब सेल्फ इंडक्टेंस भाई देख रहे हो, जिस कॉइल में करंट बदलोगे उसी कॉइल में करंट बनेगी। म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलता है नहीं, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस। आखिर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, घबराना नहीं है। यहां पर जितने भी कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस के वो कवर किए जाएंगे और उसके बाद एडवांस न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल्स और आईआईटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस पर अगले वीडियोस में। यहां पर कॉन्सेप्ट की बातें होंगी म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट कि भाई आखिर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, आखिर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। हमने कहा सबसे पहले कॉइल लो, हमने कहा सबसे पहले एक बढ़िया सी कॉइल लो, ठीक है। फिर हमने कहा कि इस कॉइल से एक जो है सेल कनेक्ट करो, बढ़िया सी एक सेल कनेक्ट करो या फिर बैटरी बोल लो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर हमने कहा कि इसमें जो है ये कॉइल थोड़ा तिरछा बना है, इसे मैं सीधा बना लेता हूं, ठीक है। सेल वगैरह थोड़ा सीधा बनाना चाहिए, तो इसे हमने ऐसे लिया जूम 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 जूम, ठीक है। फिर यहाँ ऐसा है जूम, फिर यहाँ हम ऐसे आए, इसको मैं थोड़ा सीधा बनाने की कोशिश में लगा हूं, तो ऐसे बना दे इसको जूम। फिर यहाँ से ऐसे आए, यहाँ से हमने इसको सीधे से बनाना है तो हम ऐसे आए जूम, फिर यहाँ से जूम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है एक कॉइल बना ली, ठीक है। अब हमने कहा कॉइल से हम एक सेल कनेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये निगेटिव, ठीक है। तो जो करंट होती है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, तो ये करंट यहां से ऐसे आएगी, ये करंट यहां ऐसे जाएगी। हमने कहा मान लेते हैं ये करंट चेंज हो रही है, हमने कहा कि मान लेते हैं ये करंट जो है लगातार चेंज हो रही है। ये करंट क्या हो रही है, लगातार चेंज कर रही है। ये जो करंट है वो लगातार चेंज हो रही है। अब घट रही है कि घट रही है कि बढ़ रही है, इससे हमको लेना देना नहीं है भाई। भाई चेंज होने का मतलब क्या है, या तो करंट घटेगा या करंट बढ़ेगा। अब कोई करंट घटे या बढ़े हो तो चेंज ही रहा है, ठीक है। तो हमने कहा सीधा मान लेते हैं कि जो करंट है वो चेंज हो रही है। हमने कहा यहां पे एक मान लेते हैं स्विच है, अच्छा स्विच हमने जो है बंद कर दी। अब भाई जैसे ही स्विच क्लोज करोगे तभी तो करंट भागना शुरू करेगा,
तो इसको हमने कहा ये हमारी स्विच थी, स्विच जैसे ही हमने क्लोज करी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट भागना शुरू किया निगेटिव टर्मिनल की तरफ। फिर हमने कहा चलो अभी हम एक काम करते हैं, इस करंट को हम चेंज कर रहे हैं वो एक अलग चीज है। हमने कहा इस कॉइल के बगल एक और कॉइल लाओ, इसको हम बोल देंगे प्राइमरी कॉइल, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे प्राइमरी कॉइल, ठीक है। और यहां पर हम एक लाएंगे सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। यहां हम क्या लाएंगे, सेकेंडरी कॉइल। इस करंट को हम नाम दे देते हैं I1, ठीक है। अब यहां हम एक और कॉइल लाएंगे और इसे हम नाम दे देंगे सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। इसे हम नाम दे देंगे भैया सेकेंडरी कॉइल का। एक कॉइल हमने ली, फिर एक अलग सी कॉइल हमने ली। अब हमने कहा यहां पर हम अब इस कॉइल में एक सर्किट बनाएंगे और सर्किट से हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। अब भाई जो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो वहां हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था। गैल्वेनोमीटर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है जो करंट की वैल्यू को मेजर करता है। ये हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, 5-6 लेक्चर कवर किए गैल्वेनोमीटर पे। यहां पर बस इतना समझ लो कि गैल्वेनोमीटर जो होता है करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर हमने कहा चलो भाई इस सर्किट को कंप्लीट करो। अब देखो भाई हुआ क्या, जब एक्सपेरिमेंट किया गया ये, तो वहां पे क्या पता चला कि अगर एक प्राइमरी कॉइल लिए हो, एक प्राइमरी कॉइल लियो और एक सेकेंडरी कॉइल लियो, दो कॉइल्स लिए, दोनों का एक सर्किट बना के बढ़िया से रखें। हमने कहा जब प्राइमरी वाली कॉइल में करंट भगाओगे, शर्त यह है कि यह करंट लगातार चेंज करते रहो, ठीक। एक प्राइमरी कॉइल लाई, सर्किट कनेक्ट किया उसमें और फिर उसमें करंट भगाई और फिर बाद में उस करंट को लगातार चेंज किया। तो अगर उसके बगल एक और कॉइल लाओ, उसको नाम दे दो सेकेंडरी कॉइल, और उसको भी सर्किट से कनेक्ट कर दो और उस सेकेंडरी कॉइल से एक गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट कर दो, तो भैया साइंटिस्टों ने यह पाया कि अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करते हुए भगाओगे और बगल में एक सेकेंडरी कॉइल लाओगे, तो हमने कहा कि इस कॉइल में करंट चेंज हो रहा था और इस कॉइल में एक नई करंट बन गई। कैसे पता चला कि इस कॉइल में करंट बन रही है? इसीलिए तो गैल्वेनोमीटर लगा के रखा था। भैया गैल्वेनोमीटर का क्या काम है? गैल्वेनोमीटर का काम है अगर जरा सा भी करंट सर्किट के अंदर आएगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो जाता है, हिल जाता है। तो जैसे ही हमने एक चेंजिंग करंट वाली प्राइमरी कॉइल लगाई और उसके बगल में एक सेकेंडरी कॉइल ले गए, तो हमने देखा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब इस कॉइल में भी करंट बनेगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर एक दो कॉइल्स लाओगे, एक को नाम दे दो प्राइमरी कॉइल, एक को नाम दे दो सेकेंडरी कॉइल। अब अगर प्राइमरी कॉइल में करंट भगाओ और उस करंट को लगातार चेंज करो, तो उस करंट के चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी एक नई करंट बनती है। और कैसे पता चला? क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होने लगता है। इसी कॉन्सेप्ट को बोले म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां पे अभी टॉपिक शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमने कहा चलो भाई इतना तो समझ में आ गया कि थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुई और हमें समझ में आया कि इसमें भी जो है एक नई करंट बनेगी। ये डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब अ करंट इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। एक करंट इंड्यूस हुई, ठीक है, एक करंट। भाई गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन का मतलब ही यही है। ये तब तक डिफ्लेक्ट नहीं होता जब तक कोई करंट इसे पता ना चले। भाई कुछ ना कुछ तो करंट आई है इस कॉइल के अंदर, तभी ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ है। इसका मतलब अ करंट इज इंड्यूस्ड, कहने का मतलब एक नई करंट बनी है, तभी ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ है। जोर से बोलो भाई, डिफ्लेक्शन तभी होगी जब करंट इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर। इतना समझ में आया? देखो भाई अब आगे की कहानियां बनेंगी। यहां पे तो कहानी शुरू हुई है। एक कॉन्सेप्ट पढ़ो, कोई अगर सर्कुलर कॉइल वगैरह लेते थे, ठीक है, तो वहां पर करंट भगाते थे और करंट भगाते थे तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी तो बनती थी। भाई कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता था, क्या होता था? म्यू नॉट I/2 है, याद है कि नहीं? ए वो डिस्टेंस होता था जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। अरे भाई कोई कॉइल लेते थे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बोलता था मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट I/2 है, ठीक है। ऐसे मान लो कोई कॉइल है, ठीक है, समझ तो गए होगे। कोई कॉइल है, ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है और कॉइल में करंट I भाग रही है।
या फिर अरे भाई एक और कॉन्सेप्ट तो पढ़े थे बायोट सावर्ट लॉ कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है और उस करंट कैरिंग मतलब कोई वायर लो उसमें करंट भगाओ, अगर किसी वायर में करंट भाग रही है तो गारंटी है कि उसके अगल बगल एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और वहां पर हमने ये भी पढ़ा था कि वायर में जितना ज्यादा करंट को भगाओगे वायर उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और यही फॉर्मूला निकल के आता है कॉइल के लिए भी कि मान लो कोई कॉइल है, करंट आई भगाए हो और जो है ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हो तो फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2a आता था, जहां पर बी भी ऊपर आई भी ऊपर, बी से मैग्नेटिक फील्ड आई से करंट, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर इस थ्योरी से समझ जाओ जितना ज्यादा करंट बनेगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उस वायर की वजह से, उस करंट कैरिंग वायर की वजह से। यानी हमारी मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी बेटा अगर मान लो यहां पर कि ये जो करंट I1 भाग रही है इस प्राइमरी कॉइल में, ये हमारी है प्राइमरी कॉइल, हमने कहा कि इस प्राइमरी कॉइल में जितनी ज्यादा करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे, मान लो कि करंट चेंज हो रहा है और चेंज में भी इंक्रीज हो रहा है तो हमने कहा अगर हम मान लें कि करंट लगातार चेंज हो रहा है, अभी ये भी मत मानो कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये तो मानोगे करंट चेंज हो रहा है तभी इसमें करंट बनाना है। अगर बेटा ये मान लो कि करंट लगातार चेंज हो रही है इस प्राइमरी कॉइल में, तो करंट चेंज होने की वजह से क्या बनता है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब इस कॉइल से होते हुए एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल तक जाएगी। मैं ऊपर लिखी हेडिंग को इरेज कर दूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा तो ये उसमें ओवरलैप होगा, हटा रहा हूं आप लिखे रहना, ठीक। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को मैं यहां से थोड़ा हटा देता हूं, बाकी आप समझना भाई कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट्स ही हैं, ठीक। सुनो देखो, तो बेटा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर करंट को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बननी तय है, यानी यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बननी अब तय है, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये हमारी क्या है, ये हमारी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्राइमरी कॉइल से शुरू हुई और सेकेंडरी कॉइल तक गई। समझ गए? हमने कहा कि लेट अस अज्यूम, हमने कहा हम मान लेते हैं हमारी करंट लगातार बढ़ रही है। अब जितनी ज्यादा करंट बढ़ेगी उतनी ज्यादा डेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ठीक। डेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या कि जितना ज्यादा करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होगी। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप बहुत ही कम होता जाएगा। करंट बढ़ता गया, करंट बढ़ाते गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ती गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ती गई देख रहे हो, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है वो लगातार बढ़ती गई। जैसे जैसे करंट की वैल्यू को बढ़ाया वैसे वैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती गई। ये लाइन ऐसे यहां से निकाल लो, मैं इसको थोड़ा, ये लाइन वैसे यहां से जाएगी, मैंने यहां पर डायरेक्ट दिखा दी है, असलियत में जो लाइंस है वो ए ऐसे कनेक्ट होकर जा रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ए ऐसे, ठीक है। मैं इसको दिखा दिया इस तरीके से ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बाकी आपको दिखाना कैसे पता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना ये ऐसे जाएंगी जूम से ऐसे, ठीक है, बढ़ती जाएंगी जूम से ऐसे, बढ़ती जा रही है जूम से ऐसे, देख रहे हो। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो लगातार बढ़ती जाएंगी, ठीक। तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि जैसे जैसे एज वी इंक्रीज द करंट, मैं इसको लिखूंगा, इसे हटाऊं क्या, डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन की कहानी पक्का लिख लिए थे कि नहीं, फिर से लिख दूं। ये डिफ्लेक्ट हुआ था बेटा गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, इसका मतलब है करंट इंड्यूस हुई होगी, अ करंट इज इंड्यूस्ड, इसे लिख लो तो मैं हटाऊं फिर, एक करंट इंड्यूस हुई होगी, ठीक है।
नोट करो भाई, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें। हो गया? पक्का हटा दिया जाए? हो गया? चलो। हाँ, तो अब हम आगे की कहानी देखेंगे। हमने कहा कि मान लेते हैं करंट हमारी इंक्रीज हुई, तो यहां मैं लिखूंगा कुछ चीजें, ध्यान से देखना। एज वी इंक्रीज द करंट, ठीक है, जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे, ठीक है बेटा, एज वी इंक्रीज द करंट इन प्राइमरी कॉइल, ध्यान से, जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करेंगे प्राइमरी कॉइल के अंदर, एज वी इंक्रीज द करंट इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है, जैसे जैसे हम प्राइमरी कॉइल में करंट को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सेकेंडरी कॉइल से पास कर रही हैं, उनकी डेंसिटी या मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी। पक्की बात है? एज वी इंक्रीज द करंट इन प्राइमरी कॉइल, एज द मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, एज वी इंक्रीज द करंट इन प्राइमरी कॉइल, आवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, आवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस which are passing through, which are passing through the passing through, which are passing through secondary coil, which are passing through secondary coil, ठीक, कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करेंगे प्राइमरी कॉइल में, वैसे वैसे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कॉइल नंबर 2 से पास हो रही हैं, ठीक है, आवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल विल इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड, विल इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड। समझ रहे बेटा? कहने का मतलब जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी प्राइमरी कॉइल में, वैसे वैसे सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। अब एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे कि जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स एक क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या क्वांटिटी है? कि सरफेस के, जो हमारा मान लो कोई सरफेस है, अब सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती हैं। दो शर्तें हैं भाई, मान लो कोई सरफेस है, अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं और इस सरफेस को चीरती हुई भी जाए। अब जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी सरफेस के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन सरफेस को फाड़ती हुई नहीं जा रही है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स में तो नहीं आएगी। ये दोनों लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर भी हैं और सरफेस को चीरती हुई भी जा रही हैं, तो इनको, इन दोनों लाइंस को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ गया। अब बेटा यार पिछले टॉपिक्स में अगर पढ़े हो तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि भाई जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर दूसरी भाषा में मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को जितना बढ़ाओगे, मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ज्यादा बढ़ती जाती है। अब यहां पर ध्यान से देखो तो करंट लगातार बढ़ा रहे हो। अब अगर करंट लगातार बढ़ा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो दूसरी कॉइल से पास हो रही हैं वो लगातार बढ़ती जाएंगी। अब अगर सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा बढ़ेंगी तो सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। ठीक है, हाँ, तो सेकेंडरी कॉइल विल इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड, हेंस जिसकी वजह से क्या होगा, हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स, हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल will also increase. Magnetic flux through
सेकेंडरी कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल विल ऑल्सो इंक्रीज। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल से वो भी लगातार बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो ये पूरा हमारा कहानी हुआ, समझ रहे हो कि नहीं? सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो बढ़ जाएगी। अब इतना नोट करो तो हम आगे की कहानी देखते हैं। 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें। 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो तो आगे की कहानी देखते हैं। हो गया पक्का? नोट करो भाई, आगे की कहानी देखते हैं। ठीक है, आगे की कहानी देखें, जल्दी से नोट करें। छापो भाई टीपू सुल्तान। कर लिए नोट? चलो हटाया जाए। चलो भाई तो यहां पर हमने कितनी कहानी देखी? बहुत सी कहानियां देखी। क्या क्या देखी? पहले हमने देखा कि अगर प्राइमरी कॉइल में करंट बढ़ाओगे, जिसको हमने I1 नाम दिया, ठीक है, कि अगर जो है प्राइमरी कॉइल में करंट बढ़ाओगे, ठीक है, अगर प्राइमरी कॉइल I1, प्राइमरी कॉइल का करंट है I1, अब इसको बढ़ाओगे, ठीक, अगर इसको बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो दूसरी वाली सेकेंडरी कॉइल, ये हमारी क्या है? ये हमारी सेकेंडरी कॉइल, मैं लिख देता हूं, ये हमारी क्या है बेटा? ये हमारी है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, जोर से बोल भाई, ये हमारी है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, कोई टेंशन है क्या भाई? सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, हमने कहा अगर प्राइमरी कॉइल का करंट बढ़ेगा तो सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। अगर बेटा प्राइमरी कॉइल में पास होने वाला करंट बढ़ाओगे, जो कि I1 है, तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। अब बेटा अगर सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब तीनों आपस में डायरेक्टली है। इसका मतलब अगर मैं फ्लक्स और करंट का रिलेशन निकालना चाहूं तो निकल सकता है कि नहीं? ये अच्छा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, किसके मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है? सेकेंडरी कॉइल के। और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल, मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल, किसका मैग्नेटिक फ्लक्स है? दूसरी कॉइल से पास होने वाली, तो 5v2। तो इसका मतलब यहां से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं जो मैंने यहां सेकेंडरी कॉइल लिखा है, मैं इसे हटा दूं, इजाजत है, क्योंकि यहां पर थोड़ा फॉर्मूला डिराइव करना है। आप समझ जाओ बेटा कि सेकेंडरी कॉइल है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये तीनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है इसको बढ़ाओ तो ये बढ़े, इसको बढ़ाओ तो ये बढ़े। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंड कॉइल, ये क्या है? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अब अगर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल बढ़ाओगे तो करंट भी तो बढ़ेगा या फिर दूसरी भाषा में बोलो बेटा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है दूसरे वाले कॉइल का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेकेंडरी वाले कॉइल के करंट का। एक सेकंड, यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकला? कहने का मतलब प्राइमरी कॉइल के अंदर, ध्यान सुनना भाई, ध्यान से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट की मैग्नीट्यूड को जितना ज्यादा बढ़ाओगे, प्राइमरी करंट में जो करंट बढ़ रहा, प्राइमरी करंट में जो करंट, प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है, प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा सेकेंडरी कॉइल से। ये रहा कॉन्सेप्ट। तो मैग्नेटिक, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स passing through secondary coil is directly proportional to current passing through primary coil। फिर से, total magnetic flux passing through secondary coil is directly proportional to current passing through primary coil। सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा करंट, या फिर दूसरी भाषा में प्राइमरी कॉइल में जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे सेकेंडरी कॉइल से उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगी। प्राइमरी कॉइल में जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे सेकेंडरी कॉइल से उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगी। बेटा इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब हटाओगे ना तो यहां पर एक कहानी बनेगी,
और वो कहानी क्या बनेगी, जो हमारी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पे एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को बेटा हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का कहानी आ गया। क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो कि हमारा है m इंटू I1। तो यहां से ये एक फॉर्मूला बन गया। अब यहां से ये क्या, m क्या है, m हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसके फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस यही रहने दो, I को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल अपॉन I1। ठीक, ये हमारा बन जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। इसे नोट करो तो मैं हटाऊं, ये डायग्राम हटाते हैं बेटा, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें। ये डायग्राम हटाते हैं तो और नई नई चीजें हम सीखेंगे इससे, या फिर और क्या क्या बनेगा। 1 2 3 4 हो गया, हटाया जाए, पक्का नोट कर लिया हो, चलो। हाँ बेटा, तो इस तरीके से जो है हमने मैग्नेटिक कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया कि आखिर हम कैसे जो है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को निकालेंगे। ठीक है, कैसे हम जो है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। एक मैं थोड़ा और अलग सा डायग्राम बना देता हूं, ठीक है, जो मैंने अभी इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम बना, इसे मैं थोड़ा इजी बनाने के लिए 2 कॉइल ले लेता हूं सिंपल, और तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कराता हूं आपके लिए, ऐसे जुम्बा जुम्बा। ठीक है, एक कॉइल यहां ले लो ऐसे, एक कॉइल ऐसे यहां, जुम्बा जुम्बा। ठीक है, कॉइल थोड़ा छोटी बड़ी हो गई है, इसको बराबर बनाते हैं। ठीक है, तो कॉइल जो है थोड़ा जुम्बा 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 जुम्बा। ठीक है, 2 हमने कॉइल ली, यहां पर हमने जो है ऐसे करंट भगाया, यहां पे जो है ऐसे करंट भगाया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनी, तो यहां से ऐसे इसको थोड़ा मैं पहले हटाता हूं, ये करंट ऐसे बनाओ यहां, ये करंट ऐसे यहां। ठीक है, अब सुनो, देखो एक मैग्नेटिक फील्ड जुम, फिर यहां से जुम, फिर यहां से जुम, ये हमारी हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये हमारी करंट जो फ्लो हो रही है ये हमारी है प्राइमरी कॉइल। ठीक है बेटा, ये हमारी हो जाएगी प्राइमरी कॉइल, और ये हमारी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी सेकेंडरी कॉइल। ठीक है बेटा, और यहां पर जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आया बेटा, ये कितना आया है, जोर से बोल भाई, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आया है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल 2। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल 2 अपॉन कितना है। ठीक है, ये तो डायग्राम समझाने के लिए था, बाकी आप वही सर्किट डायग्राम बनाना। ठीक है, कितना हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 डिवाइडेड बाय I1। आप उसी डायग्राम पे रहो, ये जो मैंने समझाने के लिए बनाया, हटाए इसे। ठीक, हमको जो है वही डायग्राम पे चलना है, ये तो मैंने बस समझाने के लिए दिखा दिया था ऐसे। ठीक है, बाकी आप तो भाई वही सिंपल सा डायग्राम जो था वही रखना है। यहां पे ऐसे आए, मैंने फालतू इरेज कर दिया, उसे फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनाते हैं फिर से। और यहां पे ऐसे कॉइल है, जुम 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 जुम, यहां से यहां से ऐसे आए जुम, फिर यहां से ये रही हमारी सेल थी, यहां हमने एक स्विच लगाई थी, बंद कर दी स्विच, करंट ऐसे भगाया I1। ठीक है, फिर यही करंट यहां ऐसे गया, ये हमारी थी प्राइमरी कॉइल। फिर हमने बनाई थी ये कुचुक 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 कुर्र जुम जुम जुम, यहां से ऐसा है जुम, फिर यहां से हम एक थोड़ा इसे बड़ा डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा बराबर का डायग्राम रहेगा तो सही लगेगा। जुम्बा 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 जुम्बा, यहां से कुर जुम, गैल्वेनोमीटर जुम। हाँ, यहां पर ये डिफ्लेक्ट हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब इसमें भी करंट बना था। फिर यहां से हमारी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली थी। ठीक है, यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली थी, फिर ऐसे निकली थी। हाँ, इसे मैं थोड़ा दूरी बनाता हूं, जुम्बा। ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, बढ़िया सी। कैसे गई थी, ए जुम, फिर यहां से ए जुम, फिर यहां से जुम्बा जुम्बा जुम्बा।
ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी। ये ऊपर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है बेटा, बिल्कुल दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको मैं थोड़ा सही से बना दूं क्या इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को? समझ तो गए हो ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है? ये अपना जो है बढ़िया से ऐसे जा रही है, ऐसे जूम जूम, ठीक है। चाहे इसको हटा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं, ऐसे ही समझ लो। थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है वो, ठीक है। आप इसको ऐसे ही बनाओ, बना सकते हो, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, ठीक, तो इसको ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हमने कहा जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़िया से पास वास करा दी हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है हमने बढ़िया से पास वास करा दी है इस तरीके से। चाहे आप एक डायग्राम, चलो मैं आपके लिए बना ही देता हूं, ए ऐसे, फिर यहां से ए ऐसे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों नहीं बन रही है मुझसे, मुझे नहीं पता, मुझे माफ करना बच्चों। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्यों नहीं बना पा रहा हूं, मुझे भी नहीं पता। ऐसे आओ, जूम जूम, चलो ठीक है। हाँ, तो ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये इतना हमने बनाया था डायग्राम में, इतना हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो यहाँ पर हमने जो है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने कितना निकाला था? ये डायग्राम थोड़ा सही दिख भी रहा है कि नहीं? चलो ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमने जो है मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल थ्रू सेकेंड कॉइल डिवाइडेड बाई I1। यूनिट इसकी क्या जाएगी भैया? मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट हमारी होती है वेबर, ठीक है। तो वेबर, और करंट की SI यूनिट क्या है बेटा? एम्पियर है। तो यहां हो जाएगा वेबर पर एम्पियर। बेटा वेबर पर एम्पियर को हम हेनरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेनरी, HENRY, हेनरी। हेनरी को हम कैपिटल H से भी नोट करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? हेनरी, ठीक है, हेनरी। चलो भाई, ये मुझे बार बार अजीब लग रहा है, इसको सही से बनाना चाहता हूं भाई। चुप रही आंखों को, ये बहुत ज्यादा सही से बन, ठीक है। हाँ हाँ भाई, तो अब हम क्या देखेंगे? इतना हमने जो है कहानी बना लिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। हमने कहा भाई फैराडे लॉ पढ़ो। ये प्राइमरी कॉइल थी, सेकेंडरी कॉइल थी। ये हमारी कौन सी थी? पीसी, प्राइमरी कॉइल, और ये हमारी थी सेकेंडरी कॉइल, एससी, ठीक। अब सुनो, बाई फैराडे लॉ, फैराडे लॉ पढ़ो भाई। फैराडे लॉ हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 1 में ही डिस्कस किया था। क्या पढ़ा था हमने फैराडे लॉ में? वहां हमने पढ़ा था कि अगर फ्लक्स लगातार चेंज होगी, जो कि चेंज हो रही है कॉइल नंबर 2 से, भाई अगर फ्लक्स लगातार चेंज हुई, अगर हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होती रहेगी, अगर हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होगी, तो याद रखना भाई, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज हो रही है कॉइल के थ्रू, तो वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में। यहां पर सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है, 5e2, ठीक है। यहां पर मैंने प्राइमरी तो नहीं बोला, सेकेंडरी कॉइल, हमारी सेकेंडरी वाली जो कॉइल थी, इस सेकेंडरी कॉइल के चारों तरफ लगातार हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही थी। इसका मतलब हम ईएमएफ किस में इंड्यूस होगा? सेकेंडरी कॉइल में। भैया फैराडे लॉ क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि अगर कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज करोगे तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल में, एक ईएमएफ बनेगा उस कॉइल में। और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था भैया, मैंने 1 घंटे का लेक्चर बनाया है फैराडे लॉ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 1। यहां मत उम्मीद करो कि 1 घंटा पूरा बताऊं उसे, ठीक है। तो हमने ईएमएफ के हम साइन क्या होता है? ई, और इसका हमने फॉर्मूला क्या निकाला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। हमने क्या निकाला था? माइनस में निकाला था, क्योंकि ईएमएफ और फ्लक्स डायरेक्शन में अगर थोड़ा चेंज रहते हैं।
कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि फ्लक्स में जितना ज्यादा चेंज ला रहे हो टाइम के साथ वो बराबर होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड के। कि भैया इस कॉइल में लगातार फ्लक्स चेंज कर रहे हो टाइम के साथ तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, फॉर्मूला ये बन गया। अब यहां पर जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स है, किसका मैग्नेटिक फ्लक्स लेंगे? सेकेंडरी कॉइल का टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सेकेंडरी कॉइल का टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा है 5/V2 टोटल, ये हमारा है सेकेंडरी कॉइल का। इंड्यूस ईएमएफ किसमें बन रहा है? यहां इस सेकेंडरी कॉइल के लिए बन रहा है सेकेंडरी कॉइल। तो भैया इसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स उठाओगे ना, कि उस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां पर हमने कहा कि हम जो है मैग्नेटिक फ्लक्स उठाएंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, सेकेंडरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हमने वैल्यू निकाला था अभी याद है? अरे कुछ नहीं भाई, ट्रांसफर करना है और क्या। जो मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल है वो क्या होगा? m इंटू I1 हो जाएगा। तो m इंटू I1 खत्म बात। तो फ्लक्स टोटल, किसका फ्लक्स निकाल रहे हैं हम? सेकेंडरी कॉइल का 5/5V2 टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ठीक, क्या वैल्यू है? mi1 है। तो यहां पर हम टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल की जगह क्या रखेंगे? -d mi1 अपॉन dt। अब बड़ा म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक बहुत ही खूबसूरत सा कहानी है, मैंने बताया है नहीं अभी। बड़ा दिखने में तो लग रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स और करंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बन रहा है टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय करंट। लेकिन बेटा ये इल्यूजन है, ऐसा है नहीं। असल में ये जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ना तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल पे डिपेंड करता है, ध्यान से, ना तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल पर डिपेंड करता है, और ना ये डिपेंड करता है करंट पासिंग थ्रू प्राइमरी कॉइल पर। बड़ा जैसे फॉर्मूला देखे होगे रेजिस्टेंस का, क्या देखे हो? पोटेंशियल अपॉन करंट। लेकिन क्या रेजिस्टेंस पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड करती है क्या भैया? नहीं करती है पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड। रेजिस्टेंस डिपेंड कर जाती है लेंथ पर, कि कंडक्टर या वायर की लेंथ क्या है, कंडक्टर या वायर का एरिया क्या है। पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड करती है क्या? नहीं। वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है बेटा, ये जो है ना तो फ्लक्स पे डिपेंड करती है ना करंट पे। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है कि हमारे दोनों कॉइल के बीच का डिस्टेंस कितना है, हमारे दोनों कॉइल का ओरिएंटेशन क्या है, किस पोजीशन में रखे गए हैं, हमारे दोनों कॉइल्स का शेप कैसा है। समझ रहे हो? यानी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो हमेशा दो कॉइल्स का होता है, किसी एक कॉइल का नहीं होता म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है दो कॉइल्स का, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, तो म्यूचुअल कंडक्टेंस दोनों कॉइल्स का किस पे डिपेंड करता है? कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ दीज कॉइल्स। कहने का मतलब कि इन दोनों कॉइल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, उस पे डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करेगा व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ दीज टू कॉइल्स, कि भैया इन दोनों कॉइल्स का ओरिएंटेशन क्या है, किस पोजीशन में रखे गए हैं, कि भैया आखिर इन दोनों कॉइल्स का शेप क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, इनका आकार कैसा है, इनकी हाइट कितनी है, ठीक है, थिकनेस क्या है कॉइल्स की। समझ रहे हो? यानी जो हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस, अभी मैं लिख दूंगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन बोथ द कॉइल्स, शेप एंड साइज ऑफ बोथ द कॉइल्स, ओरिएंटेशन ऑफ बोथ द कॉइल्स। अब बेटा यहां पे देखो तो ना तो इन दोनों कॉइल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा, ना तो ओरिएंटेशन चेंज हो रही, ना इनका शेप कुछ चेंज हो रहा। इसका मतलब इन दोनों कॉइल्स के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा भाई। ना तो दोनों कॉइल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा, ना तो दोनों कॉइल्स का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा, मतलब पोजीशन, ना तो दोनों कॉइल्स का शेप चेंज हो रहा, ना दोनों कॉइल्स का साइज चेंज हो रहा। इसका मतलब इन दोनों कॉइल्स का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट होगा। और हमने ये पढ़ा भाई 11th के डिफरेंशिएशन में कि अगर कोई चीज कांस्टेंट है, ध्यान से, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट,
अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो भाई, उसे अलग हटाना पड़ेगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कभी नहीं होता। इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम बाहर ले लेंगे। हाँ, करंट हमारा यानी जो प्राइमरी कॉइल में करंट जो कि I1 है, ये लगातार चेंज हो रही है। अब इसे बढ़ता करंट मान लो, घटता करंट मान लो, वो तो चेंज ही रहा है करंट में। तो भाई करंट चेंज हो रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन करो ना, तो यहां एम डी आई अपॉन डी टी लिख लो, माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। जोर से बोल भाई, माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। क्या होगा? माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्या फॉर्मूला बनेगा? माइनस एम डी आई बाई डी टी। भैया एम कांस्टेंट का बाहर ले लो और करंट हमारा लगातार चेंज हो रहा है तो रहने दो बाहर, उसे डिफरेंशिएट करो डी आई अपॉन डी टी। यानी जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है सेकेंडरी कॉइल में, इसे पहले तो भैया E2 मानो। क्या है ये? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होती है सेकेंडरी कॉइल में, उसका फॉर्मूला आता है माइनस एम डी आई बाई डी टी। जो बोल भाई क्या आएगा? माइनस एम डी आई बाई डी टी। यानी जो ईएमएफ इंड्यूस होती है सेकेंडरी कॉइल में, वो कैसे निकलती है? माइनस एम डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी क्या है? डी आई वन बाई डी टी, वेरी सॉरी, डी आई वन बाई डी टी। ठीक है, डी आई वन बाई डी टी। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं भाई? इसका मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से भाई, जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है सेकेंडरी कॉइल में, वो डिपेंड करती है कि कितना करंट भगा रहे हो प्राइमरी कॉइल में। क्या मैंने गलत तो नहीं बोला कि भाई सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, जिसे हम E2 बोल रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी कि प्राइमरी कॉइल में कितना करंट भगा रहे हो। ध्यान से सुन भाई, प्राइमरी कॉइल में जितना ज्यादा करंट भगाओगे उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, या फिर दूसरी भाषा में ऐसे बोल लो कि भाई करंट प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही, उस करंट में जितना चेंज लाओगे उतना चेंज हमारे ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में, उसमें आएगा। सिंपल सी भाषा है कि जो हमारे प्राइमरी कॉइल में करंट भागता है वो डिपेंड करता है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, या फिर वाइस वर्सा कर लो कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है सेकेंडरी कॉइल में वो डिपेंड करता है, ध्यान से, जो ईएमएफ इंड्यूस होती है सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल ये है, जो ईएमएफ इंड्यूस होती है सेकेंडरी कॉइल में वो डिपेंड करती है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी कॉइल में। फिर से, जो ईएमएफ इंड्यूस हुई सेकेंडरी कॉइल में, जो ईएमएफ इंड्यूस हुई सेकेंडरी कॉइल में एससी, वो डिपेंड करती है कितना करंट फ्लो कराया प्राइमरी कॉइल में। समझ गए कि नहीं? जो ईएमएफ इंड्यूस होती है सेकेंडरी कॉइल में वो डिपेंड करती है कितना करंट बनी प्राइमरी कॉइल में। फॉर्मूले से समझ में आ रहा है। E2 क्या है? ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल। I1 क्या है? करंट इन प्राइमरी कॉइल। बेटा ये प्राइमरी कॉइल है, पीसी प्राइमरी कॉइल, एससी सेकेंडरी कॉइल। ये हटाया जाए, नोट कर लिए हो? 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर भाई। हो गया? 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर भाई। हो गया? हटाया जाए पक्का? चलो, हाँ, तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आया बेटा, वो कितना बन के आया? जो हमारी ईएमएफ इंड्यूस होगी बेटे, वो फॉर्मूला बन करके आएगा हमारा माइनस एम डी आई वन अपॉन डी टी। बेटा यहां पर एम क्या है, मैं इसको अभी लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं, एम हमारा क्या है? ये बेटा हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ द कॉइल्स। दोनों कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट है ये। ठीक है, क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलो। ठीक है, क्या बोलोगे? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसका एक और डिफिनेशन आएगा। ठीक है, क्या है बेटा इसका फॉर्मूला? कोएफिशिएंट ऑफ, क्या बोलोगे? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ द कॉइल्स, ऑफ बोथ द कॉइल्स। ठीक है, हाँ बेटा, तो ये क्या है? ये जो है दोनों कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट। ठीक है, अब जो म्यूचुअल, ये किस पे डिपेंड करता है? ये भी लिख लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोएफिशिएंट है ये किस पे डिपेंड करता है, इसको लिखते हैं। ठीक है,
तो इतना नोट करो तो बताते हैं किसको किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो हो गया पक्का, हटाया जाए। ये नोट कर लो E2 वाला, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, यहां ऐसे लिखो E2 कितना है -m di/dt। ठीक है, चलो अब यहां मैं एक चीज लिख देता हूं जो हमारा m है, समझ गए, मैंने लिख दिया कोफिशिएंट है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन, ठीक है बेटा, इट डिपेंड्स ऑन साइज, शेप, ठीक है, ओरिएंटेशन साइज शेप ओरिएंटेशन एंड, ठीक है, साइज पर डिपेंड करेगा, शेप पर डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा बेटा, इज डिपेंड करेगा एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी कॉइल्स, एंड डिस्टेंस बिटवीन, जोर से बोल भाई, एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी कॉइल्स। ठीक है कि भाई दोनों कॉइल्स के बीच का क्या डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी कॉइल्स। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी कॉइल्स, कि भैया दोनों कॉइल्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों कॉइल्स का शेप क्या है, दोनों कॉइल्स की साइज क्या है, दोनों कॉइल्स का ओरिएंटेशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। साधारण भाषा में बोले तो दोनों कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है कोएफिशिएंट वाला, डिपेंड करता है साइज, शेप, ओरिएंटेशन और डिस्टेंस बिटवीन बोथ द कॉइल्स। तो इसको नोट करो। अब कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक और फॉर्मूला निकालते हैं। तो भाई इसे नोट करो, 1 2 3 4 पॉज करके जल्दी से नोट करो भाई। हो गया, हटाया जाए क्या, एक लास्ट कहानी देख लेते हैं। एक बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट आएगा, हल्का सा, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा है, चिंता नहीं करने का। इसके बाद जो हम 3-4 और क्वेश्चन सीरीज आएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस पर, इसके बाद एक और क्वेश्चन सीरीज आएगी जहां पर बेसिक क्वेश्चन करे जाएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के। उसके बाद एक और लेक्चर आएगा, एडवांस न्यूमेरिकल्स भी लगाए जाएंगे। हटाया जाए, नोट कर लिए, हटाने जा रहा हूं। चलो अब एक लास्ट हम कॉन्सेप्ट निकालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का। इसको डिफाइन करने का एक और हम फॉर्मूला निकालेंगे कि आखिर हम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम di/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर यहां से हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो माइनस हटाना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, m के ऊपर मॉड लगा दो, इज इक्वल टू E2 ऊपर आ जाएगा। तो E2 ऐसे ऊपर लिया मॉड में, अपॉन हम क्या कर लेंगे di/dt, जो कि हो जाएगा मॉड में। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो ऐसे निकाल लो मैग्नीट्यूड। अब बेटा अगर di/dt को 1 एम्पीयर पर सेकंड कर लो। अच्छा, अगर फील के साथ देखो तो di/dt है क्या, जरा ये बताओ, बताओगे भैया di/dt क्या है। di क्या है, छोटा सा चेंज करंट में, dt छोटे से टाइम में। यानी अगर हम मान ले जो हमारा चेंज ऑफ करंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर बेटा इसे हम 1 एम्पीयर पर सेकंड मान ले, कहने का मतलब कि जो हमारे करंट में चेंज आ रहा है, हमारा करंट 1 एम्पीयर चेंज हो रहा है हर 1 सेकंड पर। तो बेटा यहां पर तो कहानी अलग हो जाएगी, जो हमारा m होगा वो E2 के बराबर आ जाएगा। ओए होए होए होए, di/dt 1 पुट कर दो तो m इज इक्वल टू E2/1। अब भैया E2/1 E2 ही तो लोगे। ठीक है, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट आया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर हो जाता है E2 के। कब बराबर होता है, सुनो, अगर हमारा रेट ऑफ, ध्यान सुनना, म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक और डिफिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का डिफिनेशन, कि जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को, यानी जब हमारा जो करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, अगर वो 1 एम्पीयर पर सेकंड हो जाए, तब जो ईएमएफ में चेंज आता है, या फिर तब जो ईएमएफ इंड्यूस होती है सेकेंडरी कॉइल में, वही कहलाती है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ दी कॉइल्स। फिर से, जब हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी करंट के चेंज होने का जो वैल्यू है टाइम के साथ, वो जब 1 एम्पीयर पर सेकंड हो जाए, तब जो ईएमएफ इंड्यूस होती है सेकेंडरी कॉइल में, वही कहलाती है म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों कॉइल्स की।
समझ रहे हो? जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है इन दोनों कॉइल्स का, जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है इन दोनों कॉइल्स का, वो क्या है? जब हमारा करंट जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो जब 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाएगा, तब जो ईएमएफ इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉइल में वही कहलाती है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ द कॉइल्स। इसे नोट कर लो अपनी भाषा में जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? इसे नोट कर लिया करो जो बोल रहा हूं, फिर से बोल देता हूं, ठीक है? कि भैया जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट टाइम के साथ 1 एम्पियर पर सेकेंड लोगे, तब जो ईएमएफ इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉइल में वही कहलाती है म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों कॉइल्स की। वही तो साबित हो रहा है भैया, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ द कॉइल्स, दोनों कॉइल्स का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये, ठीक है? बोथ द कॉइल्स, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ द कॉइल्स, और E2 क्या है? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। जोर से बोल भाई, समझ आया कि नहीं? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है? तो यही कहानी है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं भाई, इसे नोट करो अपनी भाषा में, ठीक है? पहले इसे नोट कर लो, हटाओ 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें। 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई। हो गया? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जो टाइम के साथ हमारा करंट चेंज हो रहा है, जब वो 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए, तब जो ईएमएफ इंड्यूस होती है सेकेंडरी कॉइल में वो होती है किसके बराबर? या फिर वही कहलाती है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों कॉइल की। समझ में आया? पुट की चीजें निकाल ली इतनी। हो गया भाई? नोट करो, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें। आ जाओ भाई, हो गया पक्का? हाँ, तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर हम और नई नई चीजें डिस्कस करेंगे, जहां पर हम बेसिक न्यूमेरिकल्स और एडवांस न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द आएंगे।